हाँ, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो इस तरह की दिखती है, ठीक है। वास्को कंस्ट्रिक्शन वो होती है जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं कुछ इस टाइप की होती हैं, लेकिन वास्को कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये होनी तो ऐसी चाहिए थी, है ना, लेकिन वास्को कंस्ट्रिक्शन में जो ब्लड वेसल्स होती है वो थोड़ी फैल जाती है। इनके अंदर जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड जहाँ से आना चाहिए था ब्लड, उस ब्लड में वो जो होता है, वो पार्ट जो होता है हमारा अंदर का, वो थोड़ा फैल जाता है। और फैलने की वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उन सभी में खून ज़्यादा फ्लो करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो इंसान को स्ट्रेस होता है, ठीक है, और टेंशन होती है, और इसी वजह से ज़्यादा, मतलब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो जब ये एंजियोटेंसिन सेकंड वाला जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये एक तरह का एंजाइम है, क्योंकि हम एंजाइम इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं, तो ये एक तरह का एंजाइम है, तो इस एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए एक ड्रग है, मतलब दो ड्रग्स होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक ड्रग का नाम है आपका कैप्टोप्रिल, ठीक है, एक तो कैप्टोप्रिल है और एक है एनालाप्रिल, ठीक है। ये दो ड्रग्स होते हैं जो इन एंजाइम्स के एक्शंस को कम करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये एंजियोटेंसिन और एंजियो सेकेंड हमारी बॉडी को में प्रोड्यूस होते ही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो आपको ये ड्रग्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब है क्या चीज़ ये, इसको क्या हो रहा है, हाँ, तो एंजियोटेंसिन जो है, एंजियोटेंसिन जो आपका फर्स्ट वाला है, जो कि आपका डेका पेप्टाइड था, डेका पेप्टाइड जो था, ठीक है, ये आपके दो तरह के होते हैं। एक एस, जो आपका मतलब डेकापेप्टाइड जो है, या तो ये ब्लड प्रेशर को आपका एलिवेट करेगा, मतलब या तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को, ठीक है, या तो ये कम करेगा, ठीक है, मतलब इसको या तो ब्लड प्रेशर को या तो ये कम करेगा या तो बढ़ाएगा। कम करने का काम किसका है, इनहिबिटर्स का है। इनहिबिटर्स कौन कौन है आपके, कैप्टोप्रिल और एनालाप्रिल, ठीक है। और ये दोनों जो आपके इनहिबिटर्स हैं ये इस ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया इस इन एस के बारे में, ये एस इनहिबिटर्स के बारे में, ठीक है। हाँ समझ में आया, बढ़िया बढ़िया। अरे थैंक यू सर। तो यहाँ पे अब कैप्टोप्रिल और एनालाप्रिल की ना आपको जो सिंथेसिस है वो दे रखी हैं, उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कैसे हैं ये। तो हाँ, तो आ जाती है एक यहाँ पे, पहले हम पढ़ेंगे कैप्टोप्रिल की। कैप्टोप्रिल की जो ये सिंथेसिस है उसमें एक तो थायोएसिटिक एसिड आता है, ठीक है, और एक आता है आपका मिथाइल एक्रिलिक एसिड, ठीक है, CS3, इधर इधर CS3, सॉरी नॉट 3, इधर 2 आएगा, ये अपनी बुक में करेक्ट कर लेना, और यहाँ पे COOH, ठीक है। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका एक रेसिविक मिक्सचर बनेगा इस तरह का, ठीक है। यहाँ से दोनों ने बॉन्ड बना लिए, और फिर इसके बाद रेजोल्यूशन होगा लिपेस के साथ, और फिर यहाँ से ये ऐसे, ये डैश डैश पर आ गया COOH, और उसके बाद SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वापस से, मतलब ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, यहाँ ये COCl हो जाएगा, देन HCl के साथ यहाँ पर एक और कंपाउंड इंट्रोड्यूस किया गया है NH, और यहाँ पर आ गया आपका वेज पोजीशन पे COOH, और ये बनाएगा CS3,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड ON, यही इंट्रोड्यूस किया गया है ना इस पोजीशन पे। ये H जो है ना इसकी जगह Cl के साथ अटैच होकर बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से वेज पोजीशन पे COOH, ठीक है। और फिर फर्दर रिएक्शन में NaOMe ओ मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, सोडियम और ये SH, और यहाँ से ये आपका डैश पोजीशन पे CH3 और यहाँ से ये N, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया वेज पोजीशन COOH, ठीक है। तो ये आपका कैप्टोप्रिल की सिंथेसिस हो गई। नेक्स्ट एनाप्रिल की सिंथेसिस यार आप बुक में देख लेना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बनानी भारी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद है क्या चीज़, आप कुछ कह रहे थे? देखो आपकी आवाज कट रही है मैम। मैंने बोला कि एक बार और, एक बार मैंने बोला कैप्टोप्रिल की सिंथेसिस एक बार और सुनो। कैप्टो समझा दो। अच्छा, कैप्टोप्रिल की एक और बार सुन लो। इस एक सेकेंड, यहाँ पर ये आपका थायोएसिटिक एसिड और मिथाइल एक्रिलिक एसिड था, इन दोनों ने बॉन्ड बनाई और ये दोनों जो है इस तरह से कंपाउंड बनाया उन्होंने, ठीक है। और फिर उसके बाद वेज पोजीशन सॉरी डैश पोजीशन पे CH3, ठीक है, क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर था, रिजोल्यूशन कराया है लिपिस के द्वारा। रिजोल्यूशन मतलब ये जो बॉन्ड था ये आगे को आया, मतलब पीछे को, CH3 वेज डैश पोजीशन पे आया, देन SOCl2, मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं SOCl, ठीक है। तो यहाँ पर SOCl है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए ये मतलब इस पर बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो है Cl जो है इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये Cl इसके साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो यहाँ पे OH रिमूव हो जाएगा, Cl आ जाएगा। देन यहाँ पर HCl एक रिमूव किया जाएगा, जो इसके साथ रिएक्ट करने के बाद, मतलब जब देखो ये नया ग्रुप जो इसके साथ इंट्रोड्यूस किया है ये वाला, तो ये H जो है और Cl जो है ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, इस वाली कंपाउंड के साथ। फिर फर्दर Na और O मिथाइल ग्रुप जो इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप था यहाँ से इसके साथ अटैच था टाइप का, ये रिमूव हो गया और H आ गया यहाँ पे, और उसके बाद बाकी एज इट इज वही है। समझ में आया आपको? हाँ आया, अब आया। ओके ओके। तो यहाँ पर अब आई नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक H+ और K+ ATPase इनहिबिटर्स, मतलब एक नया इशू जो बॉडी के अंदर जनरेट होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस एंजाइम को, जहाँ पे भी आपको ई लास्ट में नजर आए, मतलब ओवरऑल एंजाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसको प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स कह रहे हैं, ठीक है। अब ये है क्या एक्चुअल में वो सुनना। तो गैस्ट्रिक एसिड जो हमारी बॉडी के जो अंदर स्टमक है वो जब निकलता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एक गैस्ट्रिक एसिड होता है जो हमारे पेट में निकलता है, ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, उनको मार सके, ठीक है। एसिड होता है ये एक तरह का प्रोटोन पंप होता है, ठीक है, इसको हम एक तरह से प्रोटोन पंप बोलेंगे, ठीक है। और ये एक तरह का एंजाइम है जिसे H+ और K+ ATPase कहते हैं, ठीक है, जो कि फंक्शन करता है एक तरह का हिस्टामाइन रिसेप्टर है ये। हिस्टामाइन रिसेप्टर को ना हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं आगे जाके भी, ठीक है। अभी के लिए बस समझ लो हिस्टामाइन रिसेप्टर जो इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, इसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कि आपके पेट के अंदर जब गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक एसिड है जब ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में निकल जाएगा, तो पेप्टिक अल्सर बनता है। अल्सर एक तरह का क्या है, एक इशू है हमारी बॉडी में, एक दिक्कत है
जो ये होने लगती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी की काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं उस एसिड को ठीक करने के लिए। बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे बॉडी में एसिडिटी जब हो जाती है तो हमें इनो लेनी चाहिए, है ना। तो एसिडिटी मतलब एक तरह का इनो क्या है, एंटासिड है ना। तो एंटासिड से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं एसिड को, ठीक है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जो पेट में गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक एसिड जब ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। ये सब कंट्रोल करने के तरीके हैं उस गैस्ट्रिक एसिड के ज़्यादा निकलने पर। मतलब जब ज़्यादा खा लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एसिडिटी होगी, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटासिड ले सकते हैं पहली चीज़। या तो ये जो हिस्टामाइन रिसेप्टर हिस्टामाइन जो था आपकी बॉडी में निकल रहा था उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। एक ड्रग है, ठीक है, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने का, ठीक है। इसको ब्लॉक करने का एक ड्रग है जिसका नाम है रेंटिडाइन, ठीक है। इसका नाम, ड्रग का नाम है ये, ठीक है। और यहाँ पे इस जो एंजाइम था, या तो देखो कई तरीके हैं, या तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दो एंटासिड से, या फिर ये जो हिस्टामाइन था इसको कंट्रोल करने के लिए इसको सीधा ब्लॉक ही मार दो रेंटाडाइन से, ठीक है। या फिर जो ये एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, इस एंजाइम को कंट्रोल कर दो। एक नाम है इसका ओमेप्रेजोल, ठीक है। ये 3 चीज हैं जिससे हम अपने इस एंजाइम को कंट्रोल, मतलब एक तरह से हम गैस्ट्रिक एसिड को जो हमारी बॉडी में पेप्टिक अल्सर को बना रहा उसको कंट्रोल करने के लिए हम 3 तरीके देख सकते हैं। या तो एंटासिड खा लो, या रेंटाडाइन खा लो, या ओमेरालाजोल खा लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये ओमेरापेराजोल की दे रखी है, ठीक है, इसको एक बार अपना देख लेना। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, स्टार्टिंग में आपका दे ही रखा है, अपना उसको ध्यान से, ठीक है। बुक में देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दे रखा है ये OCS3 यहाँ पर, फिर NH2, फिर AC2O से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ से ये कुछ खास रिएक्शन तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या है, ये वापस भाई दे रहा है। पर एक बार आप देख लेना अपने बुक में जो जिस तरह से ये रिएक्शन दे रखे हैं इसकी, ठीक है। तो अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोनिक एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। तो उसको देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इसका कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम इनहिबिटर्स। देखो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम इनहिबिटर है ना, तो इससे पहले वर्ड को समझना ये है क्या वर्ड, ठीक है। जहां पे भी लास्ट में आपको एज नजर आ जाए ना, एज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो कंट्रोल करता है, ठीक है। एक मतलब कंट्रोल कह रही हूँ, इसका मतलब होता है एंजाइम, ठीक है। एज का मतलब होता है एंजाइम। तो मतलब आपकी जो बुक है ना इसमें एज के अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम SBI बैंक में जा रहे हैं, SBI बैंक में जा रहे हैं भैया, उस शब्द के अंदर ऑलरेडी बी के अंदर बैंक है ना। तो आप खुद सोचो कि एज का मतलब ही एंजाइम है, तो वापस एंजाइम लिखने का मतलब ही क्या है। तो कुछ कॉमन सी चीज है जो बुक में मुझे अजीब सी लगी, तो ये याद देख लेना एक बार कि एज का मतलब ही एंजाइम है, तो एंजाइम लिखने का मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये है क्या, इसको कंट्रोल जो कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स है, सबसे बड़ी बात हम ये एंजाइम निकलता क्या है, एंजाइम का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, इसको थोड़ा देखो। हमारे ब्लड को फिल्टर करने के लिए, हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनता है ना। और ये यूरिन जो है एक तरह का ग्लोमेरुलस पोजीशन पे कहाँ पे बनता है आपका, ये जो यूरिन ग्लोमेरुलस पर बनता है, फिल्टर होता है ऑलमोस्ट। यूरिन जो है, यूरिन फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है, यूरिन बनता है, कहाँ पर बनता है ये, ग्लोमेरुलस पर,
ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, जिससे कई सारे मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट जो है वो एंड ऑन कई सारी चीजें शरीर से निकल रही है हमारे, है ना। मतलब यूरिन से ही कई सारी चीजें हमारी बॉडी से निकलती हैं, और उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की ही नहीं, मतलब यूरिन में से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट ही बाहर नहीं निकलता, हमारे शरीर से पानी भी निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी से निकलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यूरिन से ग्लोमेरुलस जहाँ पर ये आपका शरीर जो है, शरीर के ग्लोमेरुलस पर जहाँ पर आपका यूरिन जो है फिल्टर होके, मतलब ब्लड फिल्टर होके यूरिन बना रहा है, तो वहाँ से वो भी फिल्टर हो जाता है, सोडियम भी बाहर निकल जाता है। तो सोडियम को वापस से रीएब्जॉर्ब करता है, कहाँ पर, सोडियम को वापस से रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है, रीएब्जॉर्ब करता है कौन, कहाँ पर, प्रॉक्सिमल ट्यूबल पर। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पर ना एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, एक तरह का एंजाइम है, जो इस एपिथेलियल सेल पर एक प्रॉक्सिमल जो है, मतलब ये है कार्बोनिक वाला, ठीक है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ये जो एंजाइम है, ये आपका प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल में एक कैटालाइज का काम करता है, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा समझना है, यहाँ पे ना रिएक्शंस दे रखी हैं आपको, ठीक है, जो कि मेन है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म बन रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो बन रहा है वो बनता कैसे है, ये आपका बनाकर, ये जब मेटाबॉलिज्म आप अपना यूज़ कर रहे हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हमारे बॉडी से जब रिलीज हो रहा है, तो एक आपके शरीर में कार्बोनिक एनहाइड्रेस, मतलब यूरिन निकल रहा था हमारी बॉडी से, है ना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में H2CO3 निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिर फर्दर, मतलब फिर वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही एक और, मतलब दो तरह के आयंस में निकालता है, एक HCO3 नेगेटिव में, ठीक है। और वापस से जब ये मतलब जहाँ जहाँ पर ये रिलीज नहीं करता, वहाँ पर सोडियम निकलता है हमारे शरीर से। तो ये वही चीजें मैंने बताई ना, यही इसका ना केमिकल चीजें हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, मतलब हमारी बॉडी से यूरिन निकल रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म जो है CO2 और H2O निकल रहा है, तो कार्बनिक एनहाइड्रेस और H2CO3 जो है वो मिला, यहाँ पे एक आयन मिलता है H+, ठीक है, इसमें से एक H+ निकल रहा है और एक ये निकल रहा है ना, दो चीज आपको देखो, H2 के अंदर एक आयन आपका H+ है और एक HCO3 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दो आयंस निकल रहे हैं, किसकी वजह से, कार्बनिक एनहाइड्रेस की वजह से वापस से आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, सोडियम HCO3 मिल जाएगा। यहाँ से इन्होंने क्या किया, सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे सीधा रिलीज नहीं किया सोडियम को। फिर फर्दर क्या होता है कि जब आप इसमें, मतलब एक और है कि अगर सोडियम आयन को आपने टबुलर इनफिल्ड, मतलब ये इस वाले फ्लूइड से वापस से इंट्रोड्यूस किया सोडियम आयन को, तो यहाँ से वापस ये इसी रिएक्शन में इंट्रोड्यूस होके सोडियम फिर से वापस मिल जाता है। मतलब दो तरीके हैं आपको सोडियम वापस पाने के लिए, जो यूरिन से निकल रहा था, ठीक है। मतलब हमारे शरीर के अंदर से जो यूरिन है वो 65% फिल्टर होने के बाद दोबारा से ब्लड फिल्टर हो जाता है, दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो दोबारा से सोडियम वापस मिल जाता है ब्लड को, ठीक है। तो ये है एंजाइम का काम, ठीक है, जो क्या कर रहा है, यूरिन में से सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और रीएब्जॉर्ब करने का ये केमिकल तरीका है, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म CO2 + H2O, देन कार्बनिक एनहाइड्रेस की वजह से आपका H2CO3 निकला, फिर कार्बनिक एनहाइड्रेस की वजह से ही आपके दो आयंस निकले, और दो आयंस निकलने की वजह से आपका वापस से सोडियम इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से आपका सोडियम फिर से मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया? तक ये सिर्फ एंजाइम की बताया गया है, एंजाइम कैसे हमारी बॉडी को
काफी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जब ज्यादा बनने लगे तो उसमें एक होने लगती बीमारी होती है जिसको कहते हैं ओएडेमा। ठीक है, मैंने बताया हर एंजाइम अगर ज्यादा निकलने लगे, ज्यादा रिलीज करने लगे, अभी लास्ट में हमने यही पढ़ा था कि जब हमारी बॉडी से गैस्ट्रिक जूस ज्यादा निकलने लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम काफी सारी चीजें करते हैं। उसी तरह से अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम से ज्यादा निकलने लगे तो ऑडिमा एक इशू है जो हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई की जाती है, मतलब अगर इस कार्बोनिक एनहाइड्रस को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर एक वो है ड्रग है जो हम लेते हैं जिसका नाम है आपका इश्यूज को ठीक करने के लिए। एक तो ये डायूरेटिक ड्रग्स होते हैं, आपके मेनली डायूरेटिक ड्रग्स हैं जो आप लेते हो ताकि ये NaCl और वाटर के एक्सक्रीशन को थोड़ा इंक्रीज करें। ठीक है, या तो ये इंक्रीज करे या जो ये डिसऑर्डर है उसको कई तरह से हम इसका नाम देते हैं डायूरेटिक। ये दिक्कतें का नाम है, ये 4 दिक्कतों के नाम है, 4 नाम है इस दिक्कत के, इस प्रॉब्लम के, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब है जिसमें आपके शरीर से बहुत ज़्यादा यूरिन में से प्रोटीन निकलने लगेगा। ठीक है, इसमें आपके शरीर से यूरिन के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन है प्रोटोन। ठीक है, प्रोटीन जो है ज़्यादा निकलने लगता है। ठीक है, एक तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी है जो आपके यूरिन की इशू है। ठीक है, एक होता है डायबिटीज एसिपिडस। ये इस बीमारी का नाम है जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, हैवी यूरिनेशन। मतलब आपने सुना भी होगा डायबिटीज़ वालों को बहुत ज़्यादा वॉशरूम आता है, मतलब यूरिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, थर्ड होता है न्यूट्रिशनल ओडेमा। मतलब एक तरह से मैंने ऑलरेडी बता दिया कि गॉबलर फिल्ट्रेशन एक ऑडेमा एक इशू है जिसमें यूरिन बहुत ज़्यादा होएगा। तो न्यूट्रिशनल ऑडेमा क्या है, जिसमें आपके शरीर से प्रोटीन की जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का लेवल जो है वो ब्लड से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मतलब ख़त्म, या फिर हम कह सकते हैं लो हो जाएगा, लो प्रोटीन लेवल इन ब्लड। ठीक है, इसमें ये होता है। और फोर्थ पॉइंट है आपका ओएडेमा। ये नेक्स्ट इशू है ओएडेमा ऑफ प्रेगनेंसी। ये ओएडेमा ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड को होल्ड करने की टेंडेंसी है ना वो थोड़ी कम होने लगती है और उनके पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, क्योंकि उनका यूटेरस जो है वो उस प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाता जो यूरिन का प्रेशर होता है। तो इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर वो कभी कभी ऐसे ही रिलीज कर देती हैं। तो ये ओएडेमा ऑफ प्रेगनेंसी है। तो ये 4 इश्यूज आपने पढ़े जो यूरिन से रिलेटेड थे, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से रिलेटेड थे। तो उसको कंट्रोल करने की एक ही दवाई है जिसका नाम है एसिटाज़ोलामाइड। एसिटाज़ोलामाइड क्या करता है, ये सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, हर 4 बीमारियों को। ठीक है, तो इसका सिंथेसिस हम मतलब इतना इशू पढ़ने के बाद आपने देखा कि फिल्ट्रेशन जो है बॉडी ज़्यादा करने लगे अगर यूरिन से अगर काफ़ी सारी दिक्कतें होने लगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ 4 इशू हमने पढ़े यूरिन से रिलेटेड। तो इन 4 इश्यूज को ठीक करने के लिए एसिटाज़ोलामाइड जो है यूज़ किया जाता है, ये खाया जाता है। तो एसिटाज़ोलामाइड को अगर हम इसका सिंथेसिस देखते हैं एक बार। ठीक है, तो एसिटाज़ोलामाइड एसिटाज़ोलामाइड का सिंथेसिस है जिसमें हम हमारा जो ये है NSH और यहाँ से ये है NS2। इसका नाम है 5-amino-2 मैराक्टो 134 थायोडाइजोल। ठीक है, ये आपका Ac2O एसिटाइल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे
N, ये आपका S, फिर यहाँ पे SH, और यहाँ पर इस ये चीज़ जो थोड़ी बदल जाएगी ACHN, ठीक है। फर्दर ये रिएक्ट करेगा Cl2S2O, तो इसका नाम है मैक्टो ग्रुप ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड, यहाँ पे SO2Cl आ जाएगा और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट रिएक्शन लास्ट में आ जाता है बस NH4OH, यूज़ करके हम इसमें इस पोजीशन पर मतलब इस पोजीशन पे आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये NH N ये आपका S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है CH3, ओके। तो इसका ही नाम आपका एसिडाजोलामाइड है, ठीक है। इन 4 दिक्कतों को आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन यूज की जाती है जिसका नाम है एसिड। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? अरे बताओ। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद नेक्स्ट इशू जो हमारे इनहिबिटर्स को मतलब जो एंजाइम हमारा निकल रहा है उसका नाम है ग्लूकोसाइडेज, मतलब वही आ गया ना, एज का मतलब क्या है एंजाइम, ठीक है। तो इसको इनहिबिटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन सा ये इशू है, कौन सा ये एंजाइम है, इसको भी हम पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोडाइज क्या है, एक तरह का एंटी डायबिटिक ड्रग है ये, इसका मतलब है एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ठीक है। ग्लाइकोडाइज के बारे में, सिर्फ ग्लाइकोडाइज की अगर हम बात करें, और इस एंजाइम को इनहिबिटर्स की जरूरत क्या है ये सुनिएगा पहले। देखो हमारे बॉडी के अंदर डायबिटिक इशू जब होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम होता है इनहिबिटर्स का, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दवाई है इसकी, इनहिबिटर जो है उसका नाम है, सिर्फ एक ही दवाई है इसकी, स्वाइनसोनाइन नाम है इस बीमारी इस ड्रग्स का जो इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप अपने बुक में देख लीजिएगा। इस इनहिबिटर का मेन एंटी कैंसर के तौर पे भी है, ये एंटी कैंसर ड्रग भी है। देखिए हमारी बॉडी जो है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो होती है कैंसर के सेल्स भी बनाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स भी होते हैं। तो उन कैंसर सेल्स को अगर वो एक्टिव हो जाए या उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम एक्टिव हो जाएं तो कैंसर होने का पूरा खतरा रहता है, ठीक है। अब उन कैंसर के सेल्स जो है वो ना बने तो उसके इनहिबिटर्स का यूज करेंगे, तो उसका नाम है स्वाइनसोनाइन, ठीक है। ये आपके शरीर में कैंसर के ड्रग्स, कैंसर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और ये बहुत ही तभी यूज किए जाते हैं स्वाइनसोनाइन जब आपका जो शरीर में कैंसर है, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कैंसर है वो बहुत ही एक्यूट लेवल पे हो, मतलब जैसे फर्स्ट अभी वो कह रहे हैं कि वो अभी स्टार्टिंग लेवल पे है, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, ऐसे कैंसर के लेवल्स होते हैं ना जिसमें वो सीरियस कंडीशन पे नहीं होता, जब सीन पे ज़्यादा ना हो तब स्वाइनसोनाइन यूज किया जाता है, ठीक है। तो और एक और इसमें है कि ग्लाइकोडाइज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो डाइजेशन प्रोसेस के लिए होता है, और इसमें इसका यही ग्लाइकोडाइज जो है वो आपका डाइजेशन प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज में है, डाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको कन्वर्ट करना, क्योंकि आपका जो ये डाइजेशन प्रोसेस में क्या बनाएगा, ऑल ओवर ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन बनाएगा या फिर स्टार्च बनाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि डाइजेशन देखो हमारी बॉडी को मिला खाने से स्टार्च, एक तरह से स्टार्च। अब ये स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स है, इसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो स्टार्च को कन्वर्ट किसमें करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट, क्योंकि हमारी बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए या फ्रक्टोज चाहिए, ठीक है, ये सब की जरूरत होती है। तो इसको
एब्जॉर्ब करने लायक बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्लाइकोडाइज का। ठीक है, इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में, जो आपके स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, जो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट करने लायक है, क्योंकि स्टार्च जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो हमारी बॉडी को मिल रहा है, कौन में दे रहा है, ग्लाइकोडाइज दे रहा है। ठीक है, तो ग्लाइकोडाइज जो है इसमें हेल्प कर रहा था उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बनाने के लिए। जब ये बहुत जल्दी बनाने लगे ना, तो तब आपके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स जो है वो ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, कब कैंसर सेल्स बनते हैं, जब आपके शरीर के अंदर स्टार्च से ग्लूकोज बहुत ही जल्दी बनने लगे, तब फिर वो कैंसर सेल बनने लगते हैं। वो आपके नॉर्मल सेल नहीं होते, फिर वो कैंसर सेल्स होते हैं। तो इसीलिए उन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए हम इस स्वाइनसो9 या ग्लाइकोजाइड इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं। मतलब क्योंकि ये एंजाइम थोड़ा खतरनाक हो गया, जो स्टार्च को इतनी जल्दी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए इस इनहिबिटर का यूज़ करते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें बस यही आप स्वाइनसो9 ड्रग है जिसको हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो कैंसर सेल जो है वो जल्दी ना बने। ठीक है, समझ में आया था? अरे बताओ, सारा समझ में आया? इनहिबिटर्स आ जाते हैं कि चलो हम हैं, हम देख लेंगे, तुम कोई बात नहीं, एंजाइम बन रहे तो बन रहे। तो अब क्या है, हमारे शरीर को कंट्रोल एज अ बॉडी, अगर बाहर से कोई आ जाए जो जिसके बारे में हमारे शरीर को नहीं पता, तो आपको तो पता ही है कि इम्यून सिस्टम वर्क करता है ऐसी जगह जहां पर शरीर को उस चीज के बारे में नहीं पता हो रही है। तो इम्यून सिस्टम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मॉलिक्यूल्स का, जो अपने आप को फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है तो इसलिए वो फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, तो फॉरेन पार्टिकल्स को अगर बॉडी में आ रहा है तो अपने आप उसको ठीक कर दे, बिना किसी शरीर को नुकसान पहुंचाए उसको ठीक कर दे, उसको अपने आप ही कंट्रोल कर दे, बंद कर दे, मार दे जान से उसको, तो उसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कई सारी चीजें हमें लेनी पड़ती है बचपन से, है ना। तो ये जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक तो एंटीजन, यहाँ पर एंटीजन आता है एक, और एक आता है एंटीबॉडी, और ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की हमें पढ़ना क्यों पड़ता है इम्यून सिस्टम में? इम्यून सिस्टम में ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और दोनों ही अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि इन एंटीजन जो है बायोमॉलिक्यूल है जो एंटीबॉडीज़ को बना रहा है। ठीक है, एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को बनाता है, जो ताकि जब भी कोई बाहर से एंटर करे तो उसके खिलाफ वो रिएक्ट करना शुरू कर दें कि आओ तुम, मैं बताता हूँ तुमको। तो इफ अ बायोमॉलिक्यूल, तो ये एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है। अगर एक कोई बायोमॉलिक्यूल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को शो करता है, तो वहाँ पे पार्शियल एंटीजन जो है वो कहता है, ये कहने को कहते हैं कि हम जो ये पूरा एंटीजन है वो पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टी शो करने। और इस एंटीजन की प्रॉपर्टी क्या है? एक तो ये फॉरनेस है, मतलब बाहर की चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये प्लांट्स और एनिमल्स से थोड़ा सा मतलब अलग अलग होते हैं। प्लांट्स के अलग होते हैं एंटीजन, और एनिमल्स के अलग एंटीजन होते हैं। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो एंटीजन का एक्टिव साइज है वो एपिटोप होते हैं। जो इसका एंटीजन का बहुत ही एक्टिव पार्ट होता है उसका नाम है एपिटोप। ठीक है, और एक एंटीजन के अंदर ऐसे 2 से देके 10, मतलब एक एंटीजन अगर है, एक एंटीजन है तो एक एंटीजन के अंदर 2 से लेके 10 एपिटोप्स होते हैं। ठीक है,
और ये 2 से लेके 10 एपिटोप्स होते हैं। कुल मिला के एक एंटीजन के अंदर काफ़ी सारे एपिटोप्स होते हैं और ऐसे एपिटोप्स को मिला के हम वैलेंस कहते हैं, वैलेंस। ठीक है। और एंटीजन्स जो होते हैं ज़्यादातर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। ये सारे एंटीजन्स या तो प्रोटीन के होते हैं या कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं वही ज़्यादा एंटीजन्स होते हैं। और उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं ना, मतलब जो एंटीजन आपके कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं, ठीक है, वो आपके उसके अंदर कम से कम 3 से 4 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, 3 से 4 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। और जो ये बायोमोलिक्यूल है एंटीजन जो एक्ट करता जो बायोमोलिक्यूल है जो एंटीजन पे एक्ट करते हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इनका स्ट्रक्चर और इनका नेचर भी। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इनकी अगर एंटीजन कोई भी एंटीजन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसका नेचर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का रिजल्ट ये आता है कि वो उसकी एंटीजन मतलब जो एंटीजन है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर अब लास्ट टॉपिक ये है एंटीजन्स होते हैं, क्योंकि हम एंटीजन्स को स्टडी कर रहे हैं। तो एंटीजन्स जो है वो आपकी बॉडी में बॉडी के लिक्विड्स में सॉल्यूबल होते हैं। इवन ये कम से कम कभी कभी जो है ये एंटीजन्स आपके बॉडी के फ्लूइड में सॉल्यूबल होने से रुक जाते हैं, नहीं घुल पाते हैं। ठीक, तो इसमें फिर एंटीजन्स नहीं वर्क कर पाते हैं। ठीक है, कब नहीं वर्क कर पाते? जब हमारी बॉडी के लिक्विड्स में ये सॉल्यूबल होने से मतलब नहीं घुल पाते, तब ये फेल हो जाते हैं, हम नहीं घुल सकते। तो अब आती है बात एंटीबॉडीज की। तो एंटीबॉडीज का थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा इसको थोड़ा समझना अच्छे से। ठीक है, देखिए अब आती है बात एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडी क्या है? देखो, हमारे शरीर में आपको पता है कि एंटीजन्स तब बनते हैं, सॉरी एंटीबॉडीज तब बनते हैं जब एंटीजन्स इनको प्रोड्यूस करते हैं। एंटीजन्स इनको प्रोड्यूस करते हैं तब एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज के अंदर आपके एक तो कैसे हैं, जो जब भी एंटीबॉडीज की बात आती है आपके शरीर में बनते हैं एक बीटा लैम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लैम्फोसाइट्स जो हैं उस बनते हैं। अब बी क्या है? इस बी का मतलब है बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? आपके WBC। ठीक है, जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो आपके ये एंटीबॉडीज यूज करते हैं आपके बीटा लिम्फोसाइट। मतलब फिर से समझो, एंटीजन्स को एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है और एंटीबॉडीज को बीटा ये बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें बी का मतलब है बोन मैरो और लिम्फोसाइट्स है WBC, जो आपके बॉडी को, आपने सुना भी होगा WBC हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे में बीमारियों से बचाते हैं, है ना? तो वही है। तो इसी को हमने नाम दिया है, जो बीटा लिम्फोसाइट्स है, इसी का नाम है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फुल आता है IG से, मतलब। ठीक है, इसका हमेशा इम्यूनोग्लोबुलिन्स का को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IG। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम कई सारे चीज़ों से इसको समझ सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, इसका मतलब है ये जो IG है, ठीक है, ये IG जो है, इसमें आपके मतलब जो नीचे आपको पेज नंबर 202 पर आपको दिया हुआ है इसमें, और 202 पे आपको यही दे रखा है कि 90% हमारी बॉडी में ये IG टाइप, ये टाइप्स पढ़ रहे हैं हम इसके। IG वाले के कम से कम 99% हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा एक और आता है IgA वाला, ये नेक्स्ट टाइप है। ये हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे होता है? ये सलिवरी में होता है, आपके नसल में होता है, यूरिन में होता है, और आपके इंटेस्टाइन में होता है। वहाँ पे ये इस टाइप का इन्फेक्शंस को बचाने के लिए, इन्फेक्शंस को उसमें देखने को मिलते हैं ये इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट आपका IgM, क्योंकि हम इसके टाइप पढ़ रहे हैं, तो IgG हो गया, IgA हो गया, IgM क्या है? इस IG से ज़्यादा, मतलब ये सबसे, ठीक है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट IG होता है। ये सभी IGs में, सब टाइप्स में सबसे बड़ा होता है ये IgM। ठीक है, नेक्स्ट है IgD।
IgD जो है वो एलर्जिक कंडीशन में बनता है, जब शरीर में एलर्जी वगैरह हो जाए तब ये आपका बनने लगता है, और वही IgE भी करता है। IgE भी आपके शरीर में एलर्जिक कंडीशन में बनता है, और ये IgD भी एलर्जिक कंडीशन में ही बनता है, ठीक है। और IgM सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है, ठीक है। IgA का काम, IgA जो है वो ये सारे इन्फेक्शंस के इश्यूज ही हैं। IgA आपका इन्फेक्शन में तब देखने को मिलता है जब आपके मुंह में या फिर नाक में या यूरिन में या इंटेस्टाइनल में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तब आपको ये देखने को मिलता है, IgA एक्टिव होने लगता है। और IgG आपके शरीर के सीरम वाले हिस्सों में देखने को मिलता है। 99% आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्टिव यही होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा ये होता है, ठीक है। तो ये होगा इम्यूनोग्लोबिन्स। एंटीबॉडी रिएक्ट करती है तो एंटीजेंस बनाती है, ये भी याद रखना। सॉरी, एंटीबॉडी जो होती है वो उसके साथ भी रिएक्ट करती है, ठीक है। अब आपकी जो बुक में 203 पर जो है उस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो एंटीबॉडी का दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इम्यूनोग्लोबिन जो हम पढ़ रहे थे, इम्यूनोग्लोबिन्स, ग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है उसके स्ट्रक्चर आपने देखा है, इसके अंदर 2 हैवी चेन्स हैं, इसमें 2 हैवी चेन्स हैं और 2 लाइट चेन्स हैं। ये 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स दोनों एक दूसरे से एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं। अब मैं इनको बना के बताती हूँ कैसे है। देखो, हैवी चेन्स हो गई ये इस तरह की, ये हैवी चेन्स बना रखी हैं, ठीक है, ये हैवी चेन्स हो गई दोनों। अब यहाँ पर आपकी 2 लाइट चेन्स आ गई, ठीक है, ये लाइट चेन्स है, ये भी लाइट चेन है, और ये दोनों आपकी हैवी चेन है। अब इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इधर से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जुड़े हैं, डाइसल्फाइड, ठीक है, और यहाँ से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़े हैं, यहाँ से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़े हैं इसके, ठीक है। तो यही दे रखी हैं, और इन अटैक कहाँ करते हैं, एंटीजेंस बॉन्डिंग कहाँ पे अटैक करते हैं, ये इनके इन हिस्सों पर अटैक करते हैं, ठीक है। यही आपको स्ट्रक्चर में समझा रखा है, ठीक है, कि है जो फॉरेन सब्सटेंस आपके शरीर में एंटर करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, इम्यून सिस्टम एकदम से रिस्पॉन्स करेगी कि हाँ भाई कोई आया, हमारे घर में आया कोई, इस टाइप से, है ना। तो उस अटैक करने लगते हैं इन हिस्सों पर, इम्यूनोग्लोबिन के एंटीबॉडी के इन हिस्सों पर अटैक करने लगते हैं एंटीजेंस, और फिर बॉडी रिस्पॉन्स करती है और उनकी तरफ अटैक करती है। समझ में आया यहाँ तक? आपको समझ में आया?